आइए दोस्तों, रेट लेवल फर्स्ट और रेट लेवल सेकंड दोनों में कॉमन टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण को लेकर उपस्थित है। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित हम यहाँ पर बात देखेंगे कि उपभोक्ता किसको कहते हैं, उपभोक्ता से संबंधित क्या क्या कानून अभी तक आए हैं, 2019 के अधिनियम की भी बात करेंगे और उपभोक्ता के साथ यदि मानहानि यानी कि क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कहाँ पर शिकायत करे, कितनी अवधि में शिकायत करे और किस मंच यानी कि किस जगह पर जाकर वो शिकायत करे, इन सभी बातों को लेकर उपस्थित है। तो देखते हैं अपन उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण के अंदर इसकी परिभाषा को अपन देखें तो यहाँ पर परिभाषा कहती है कि कीमत देकर या मूल्य देकर यदि किसी वस्तु का मूल्य देकर किसी वस्तु का उपयोग लेता है या उपभोग लेता है तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। समझना इस बात को कि यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो सबसे पहले कीमत देकर यदि वस्तु खरीदी जाए यानी कि उस वस्तु का उपयोग लिया जाए तभी वो उपभोक्ता की परिभाषा के अंदर आएगा, तभी वो उपभोक्ता कहलाएगा। यानी कि स्पष्ट है कि निःशुल्क सेवाएं किसी भी तरीके से इस कानून के अंदर सम्मिलित नहीं है। दूसरी बात अपन बात करें कि किसी वस्तु का उपयोग ले रहा है अगर कीमत देकर तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। तो यहाँ पर एक शब्द और आ रहा है व्यक्ति और दूसरा शब्द आ रहा है उपभोक्ता। व्यक्ति क्या है, उपभोक्ता क्या है, इन दोनों को कानून की परिभाषा के अंदर समेटा गया है। हम उसकी बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति क्या है, यानी कि कोई पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म हो, पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म हो तो उसको व्यक्ति की परिभाषा के अंदर लिया गया है। दूसरी बात अपन यहाँ पर करें तो कोई संयुक्त हिंदू परिवार हो, संयुक्त हिंदू परिवार, तो उसको व्यक्ति की परिभाषा के अंदर लिया गया है। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि कोई सहकारी संस्था हो, कुछ लोगों की सहकारी संस्था हो तो इस सहकारी संस्था को भी व्यक्ति की परिभाषा के अंदर रखा गया है। और सहकारी संस्था के अलावा भी और बात अपन करें तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का समूह हो, कुछ व्यक्तियों का समूह हो जो किसी समिति के अंदर या तो पंजीकृत हो या पंजीकृत नहीं हो, दोनों में चलेगा। तो कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, उसे भी व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। हम आगे देखेंगे कि 2019 के अधिनियम के तहत किस प्रकार से कौन कौन शिकायत कर सकता है। सरकार भी एक व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर उपभोक्ता मंच में किसी फर्म के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकती है। तो संबंधित सारी बातें करेंगे अपन। तो यहाँ पर व्यक्ति की परिभाषा से संबंधित जो बातें थी आपके सामने, वो चार बातें उभर कर सामने आ रही है। पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, ये जैसा वहाँ लिखा गया है मैं बोल रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये पारिभाषिक शब्दावली है जो कानूनी तौर पर हमें यहाँ पर व्यक्ति की परिभाषा के रूप में देखनी है। उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता के अंदर हम उपभोक्ता किसको कहें तो सबसे पहले उपभोक्ता कौन कहलाएगा, कीमत देकर किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर हम दो चार बातें करते हैं। उपभोक्ता हम किसको कहेंगे कि जिसने कीमत अदा कर दी है, या तो कीमत क्या कर दी है, अदा कर दी है, यानी या फिर कीमत पूरी दे दी है, या अगर कीमत आंशिक भुगतान कर दिया है, जिस भी वस्तु या सेवा का वो उपयोग लेने वाला है उसका आंशिक भुगतान कर दिया है और आंशिक भुगतान बाद में करेगा, तब भी वो उपभोक्ता की परिभाषा के अंदर आएगा। इसके बाद अपन करते हैं कि यहाँ पर तीसरी उपभोक्ता किसको कहेंगे तो उपभोक्ता के अंदर कोई भी विधि के अनुसार विलंबित भुगतान का उसने वादा कर लिया है, ठीक है, विधि के अनुसार विलंबित भुगतान की उसने बात की है। तो विलंबित भुगतान मैं कर दूंगा इस तरीके से, चेक के माध्यम से या किसी भी तरीके से उसने वचन दिया है, ठीक है ना, इस वचन दिया है या भुगतान कर दिया है। तो वचन दिया है इन सभी चीज़ों को कि आधा भुगतान अभी कर दूंगा या फिर पूर्ण रूप से मैं भुगतान बाद में कर दूंगा का वचन दिया है, तब भी वो उपभोक्ता की श्रेणी के अंदर आएगा।
तो साथियों हमने अभी तक जो देखा कंप्लीट कि उपभोक्ता किसको कहेंगे, कीमत देकर वस्तु एवं सेवा का उपयोग करने वाला, वस्तु एवं सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। इसके अंदर व्यक्ति की परिभाषा के अंदर ये 4 बातें शामिल है, उपभोक्ता के अंदर भी इस तरीके की बातें शामिल है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़े, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अगले पड़ाव के अंदर हम देखें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, भारत में किस तरीके से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, किस तरीके से वैश्विक तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को तवज्जो मिली। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हम भारत के अंदर पृष्ठभूमि को देखें और विश्व की भी पृष्ठभूमि को देखें। तो उपभोक्ताओं के अंदर बात करें तो उपभोक्ताओं के साथ शोषण ऐसा नहीं है कि 1986 में पहली बार हुआ, उससे भी पहले शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठ रही थी। और भारत के अंदर बात करें तो 1960 का दशक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर मांग उठी, उपभोक्ताओं के शोषण को लेकर आवाज उठी और इन सभी बातों को लेकर अंततोगत्वा भारत के अंदर 1986 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा लागू होता है। तो हम बात करें यहाँ पर कि भारत के अंदर 1960 के दशक को क्या माना जाता है, उपभोक्ताओं के आंदोलन की शुरुआत का दशक माना जाता है। यह दशक काफी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन आपको बताएं यहाँ पर बहुत सारी डेट है, मैं सभी डेटा याद नहीं करवाऊंगा। वही चीज आपके सामने आ रही है, वो एनसीईआरटी आरबीएसई के अंदर यहाँ किताबों के अंदर जो दिया गया ऑथेंटिक मैटर है, साथ ही आपके रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही बातें मैं आपके सामने रखूंगा। तो 24 दिसंबर 1986 को यहाँ पर हमारे भारत के अंदर एक संसद के अंदर ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जो हस्ताक्षरित किया कर दिया गया एक कोपरा या भारत के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया। इसीलिए दोस्तों 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अब समझना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मना लिया। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि इस उपभोक्ता अधिनियम बन गया, कानूनी तौर पर मिल गया, लेकिन इसने धरातल पर काम करना कब प्रारंभ किया? तो धरातल पर काम करने के लिए उपभोक्ता की परिषद बनेगी। सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय परिषद बनेगी, स्टेट लेवल पर राज्य परिषद बनेगी, जिला लेवल पर जिला परिषद बनेगी। वो ध्यान रखेगी कि किस तरीके के कानून की आवश्यकता है, कानून के अंदर क्या संशोधन की आवश्यकता है, क्या नया इनोवेशन करना है। तो इन सभी बातों को लेकर एक त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय परिषद का गठन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें भारत के अंदर सबसे पहले 1 अप्रैल 1987 को दिल्ली के अंदर इस कोपरा यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1986 पूर्ण रूप से भारत के अंदर जो लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय तो 1987 1 अप्रैल को होता है। और इसी दिन केंद्रीय उपभोक्ता परिषद की स्थापना होती है दिल्ली के अंदर, उसको हम अगले क्रम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये भारत के सामने स्थिति आ गई। दूसरी, जॉर्ज केनेडी, ठीक है, जॉर्ज केनेडी जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, जॉर्ज केनेडी जो थे, उन जॉर्ज केनेडी ने यहाँ पर बात करें तो 15 मार्च 1963 को सबसे पहले वैश्विक तौर पर उपभोक्ता की यहाँ पर बात की, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर उपभोक्ता से संबंधित कितने कानून और विश्व में कितने यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के अंदर भी बात करें तो हमारे भारत के अंदर उपभोक्ताओं को टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं, जबकि विश्व में उपभोक्ताओं को 7 अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर समझ लें, ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ पर भी आधारित है, या रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आप इसको समझें तो निश्चित आप प्रश्न कर पाएंगे। देखिएगा 15 मार्च को विश्व में उपभोक्ता दिवस का सबसे पहले यहाँ पर 15 मार्च की डेट हम किसके लिए याद करेंगे? विश्व उपभोक्ता दिवस के लिए याद करेंगे। ठीक है, ये कौन सा उपभोक्ता दिवस हो गया? विश्व उपभोक्ता दिवस हो गया। और हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कौन सा हो गया? 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता। एक तो ये प्रश्न हमको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं होती है कि
कितने रुपए तक की शिकायत कहाँ पर करेंगे, आप किस मंच पर जाएंगे, तो उसके अंदर भी अपन बात करेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से एक तो विश्व उपभोक्ता और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोनों की बात हमारे कंप्लीट हो गई। विश्व स्तर पर हमें कितने अधिकार मिले हैं, उपभोक्ताओं को 7 अधिकार मिले हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को केवल 6 अधिकार मिले हैं। बाकी सभी अधिकारों की अपन बात आगे क्रम में करने वाले हैं, लेकिन एक वो अधिकार जो हमें नहीं मिला है वो है सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार या पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अब समझ लीजिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार कौन दे पाएगा, ये विकसित देश दे पाएंगे, क्योंकि भारत अभी भी विकासशील देश है, अभी भी इसको विकास के दौर में बहुत सारा यहाँ पर प्रदूषण बाकी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत विकासशील देश होने के नाते अभी कल कारखानों और टेक्नोलॉजी का विकास बाकी है, इस कारण भारत के अंदर पर्यावरण प्रदूषित रहेगा। भारत सरकार किसी भी तरीके से सुरक्षित पर्यावरण या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार नागरिकों को नहीं दे सकती, उपभोक्ताओं को नहीं दे सकती। तो ऐसी स्थिति में ये अधिकार हमारे पास नहीं है, बाकी हम जो वैश्विक तौर पर हैं वही के वही हमारे यहाँ पे हैं। तो हम देखेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अंदर केवल 2 ही बातें हैं, 15 मार्च और 24 दिसंबर, आप ध्यान रखें। अगले क्रम में अपन बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ उपभोक्ताओं को अधिकार कौन कौन से मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से उपभोक्ताओं को अधिकार मिले हैं। तो अधिकारों की बात करें, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात करें तो हमें टोटल 6 अधिकार मिले हैं, अभी बात की हैं। टोटल 6 अधिकार भारत के नागरिकों को यानी कि भारत के उपभोक्ताओं को मिले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सुरक्षा का अधिकार, फिर बात करें हम तो सुनवाई का अधिकार, फिर बात करें तो चयन का अधिकार, फिर बात करें तो क्षतिपूर्ति का अधिकार, फिर बात करें तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ये हो गया अपना सूचना का अधिकार। इस तरीके से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षार्थ इस तरीके से हमें अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों में हम सबसे पहले उपभोक्ताओं की सुरक्षा, सुनवाई, हम शिकायत दर्ज करेंगे तो सुनवाई का भी क्या अधिकार है। वस्तु किस प्रकार की हमें चयन करनी है, ये दुकानदार नहीं बताएगा कि यही वस्तु ले, यही लेनी पड़ेगी, नहीं, हमारा स्वतंत्र है, हम अपने वस्तु का, अपनी सेवा का चयन स्वयं कर सकते हैं। सूचना प्राप्ति का अधिकार, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता कानून से संबंधित सारी शिक्षा का अधिकार है। और क्षतिपूर्ति, यानी कि क्षतिपूर्ति का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता जब भी ऐसी स्थिति से कि उसके साथ धोखाधड़ी हो जाए, उसके साथ फ्रॉड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो क्षतिपूर्ति का भी अधिकार होता है। और ये लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उसका 2019 का अधिनियम जो संशोधित आया है उसके अंदर बहुत ही मजबूती से इसको तवज्जो दी गई, प्राथमिकता दी गई है। तो उसकी बात करें, अब देखिए उपभोक्ताओं के ये अधिकार हो गए। उपभोक्ताओं के अधिकार के बाद हम बात करें कि क्षतिपूर्ति, यानी कि उपभोक्ताओं का शोषण हुआ तो क्षतिपूर्ति के लिए अपन क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। और शिकायत करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, तो शिकायत करने के लिए हम त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत दी हुई है, उसकी बात करें तो शिकायत सबसे पहले तो आप 2 वर्ष के अंदर शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों को लेकर हैं, 2 वर्ष के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष के भीतर ही आपको शिकायत कर लेनी है। और इसके लिए आपके दायित्व ये हैं कि आप जिस भी वस्तु का क्रय कर रहे हैं उस वस्तु का आपके पास बिलिंग होनी चाहिए, उस वस्तु के खरीदने की दिनांक होनी चाहिए और दिनांक सहित बिलिंग वगैरह आपके पास जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट, यानी कि वही जो वस्तु की खरीदारी कर रहे हैं सबसे पहली प्राथमिकता बिलिंग, और उसके बाद आपके साथ जो भी धोखाधड़ी हुई है उसका साक्ष्य। और इस तरीके से आप 2 वर्ष के अंदर क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अब देखिए 2019 का अधिनियम जो आया उसके अंदर केवल उपभोक्ता यानी कि संबंधित वह व्यक्ति, केवल संबंधित व्यक्ति ही शिकायत करे यह आवश्यक नहीं है,
समान हित रखने वाले, समान हित रखने वाले, एक तो स्वयं व्यक्ति कर सकता है, इसके बाद स्वयं समान हित रखने वाले यानी कि समाज के अंदर और भी उपभोक्ता होते हैं जो उसी वस्तु और सेवा का उपयोग कर लेते हैं, तो समान हित वाले उपभोक्ता भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार को ये लगे कि उपभोक्ताओं के साथ शोषण हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर उपभोक्ता की शिकायतों को इस मंच तक कोई उसका प्रतिनिधि व्यक्ति यहाँ पर ले जाएगा। तो सरकार को भी लगे, केंद्र राज्य सरकार, तो उसका प्रतिनिधि व्यक्ति यहाँ पर शिकायत को लेकर उपभोक्ता मंच तक जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे कि शिकायत कैसे करें, 2 वर्ष के भीतर करें। शिकायत कौन कर सकता है, तो संबंधित वह व्यक्ति भी कर सकता है, समान हित रखने वाले उपभोक्ता भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती हैं। इस तरीके से सरकार का कोई यहाँ पर प्रतिनिधि व्यक्ति भी उसको यहाँ लेकर इस उपभोक्ता मंच में जा सकता है। तो नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं दोस्तों कि उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में क्या है। उपभोक्ताओं की शिकायत जो करनी है हमें, उसके लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। सबसे पहले शब्दों पर ध्यान देना, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था। त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। अब समझना, त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था यानी कि धारा 9A, 9B, 9C उसके अंतर्गत ये त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंदर जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और राज्य लेवल के साथ अब बात करें तो जिला केंद्र लेवल पर भी इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर त्रिस्तरीय, 3 स्तर कौन कौन से, तो एक केंद्र, एक राज्य और एक हो जाएगा जिला। समझ लेना, यहाँ पर 1986 के अधिनियम के अंदर जो संशोधन हो गए हैं उन संशोधनों के साथ में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, केंद्र सरकार जो है वहाँ पर केंद्र यानी कि ये स्थापना किस नाम से होगी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंच, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच भी इसको कह सकते हैं। ये राज्य उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच और यहाँ पर जिला उपभोक्ता मंच। इस तरीके से ये त्रिस्तरीय व्यवस्था आपके सामने स्थापित हो रही है। अब अपन देखें यहाँ पर कि 3 स्तरीय व्यवस्था के अंदर यहाँ कौन कौन इसके अध्यक्ष होंगे, कितने रुपए तक की सुनवाई करेंगे, क्या इनकी प्रक्रिया रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन देखें। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आती हैं कि इसका जो गठन होगा वो केंद्र सरकार करेगी। यहाँ पर हम बात करें तो सभी का, सबसे पहले तो सभी के जो कॉमन चीज़ें हैं उसको अपन निकाल कर बाहर लाते हैं कि इन राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच या राज्य उपभोक्ता मंच या जिला उपभोक्ता मंच, इन सभी का कार्यकाल जो होगा साथियों 3 वर्ष ही होगा। यहाँ पर कार्यकाल के बाद यहाँ पर कितने अवधि तक कार्य अपने पद पर रह सकते हैं, तो पद की बात करें तो एक तो अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें तो यहाँ राज्य में हाईकोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो गया। और इसके बाद जिला के अंदर बात करें तो जिले के अंदर बात करें तो क्या होगा, जिला एवं सेशन न्यायालय का न्यायाधीश जो वर्तमान भी हो सकता है या रिटायर्ड भी हो सकता है। तो जिला एवं सेशन न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश।
वर्तमान न्यायाधीश। इस तरीके से इसके अध्यक्ष होंगे। इन अध्यक्षों के कार्यकाल की बात करें तो इसके कार्यकाल की अपन बात करें तो कैसी स्थिति रहेगी, देखिएगा कि इनका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, इसका कार्यकाल यहाँ पर सदस्य अध्यक्ष का 5 साल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर आप ऑब्लिक का मतलब समझ जाइएगा, 5 साल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर 5 साल और 67 राज्य लेवल पर 5 साल और 67 वर्ष जो भी पहले हो, और 5 वर्ष और यहाँ पर 65 वर्ष जो भी 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सदस्य हो गए। यहाँ पर इनके सदस्यों की बात करें तो और कितने सदस्य होते हैं, यहाँ हम बात करें तो 4 सदस्य होते हैं, 4 में से 1 महिला होगी। यहाँ पर 3 सदस्य होंगे, 3 में से 1 महिला होगी। यहाँ पर 2 सदस्य होंगे, 2 में से 1 महिला होगी। तो इस तरीके से सदस्यों की बात हो गई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक आपके सामने नहीं आई है, अभी भी लास्ट टाइम आरपीएससी लेक्चरर भर्ती के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था, सबसे विवादित भी रहा, रिजल्ट भी रुका इसको लेकर। तो हम बात करते हैं वो प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर हमारा जो वर्तमान में संशोधित अधिनियम 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, तो अगस्त 2019 के अंदर। और इस अधिनियम के तहत क्या व्यवस्था कर दी गई कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो तो एज इट इज है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर जो शिकायत सुनने के संबंधित जो रकम है उस रकम की सीमा को बढ़ा दिया गया। यानी कि हम बात करें कि देखिएगा, सबसे पहले जिला उपभोक्ता मंच तक शिकायत कितने रुपयों तक की कर सकते हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत कर सकते हैं। साथियों ध्यान से समझ लेना, पहले आप 1 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी क्षति हुई है तो ऐसी स्थिति में 1 करोड़ तक की शिकायत आप सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच तक जाते थे, लेकिन अब आपको जिला उपभोक्ता मंच के अंदर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपन बात करें कि अगर आपका 20 लाख का नुकसान हुआ है तो 20 लाख के नुकसान के अंदर बात करें तो 20 लाख के नुकसान के अंदर कोई वकील कोई दलील नहीं, बिना वकील के सुनवाई का अधिकार भी जिला उपभोक्ता मंच को दिया गया है। तो ये 2 बातें आपको नोट करने लायक हैं। एक तो 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत आप जिला उपभोक्ता मंच में करेंगे, और 20 लाख रुपए तक की शिकायत के निवारण के लिए किसी भी वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद राज्य उपभोक्ता मंच के अंदर बात करें तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की शिकायत आप करेंगे तो कहां पर करेंगे, राज्य उपभोक्ता मंच में। और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में आप 10 करोड़ से अधिक की आपकी क्षति हुई है तो उनकी शिकायत आप करने जाएंगे सीधे दिल्ली, कहां पर, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में। केंद्र यानी कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। संबंधित जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, तो जयपुर के अंतर्गत। तो साथियों ये हमने बात की कि उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए जो त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनी है, अर्धन्यायिक व्यवस्था, इस अर्धन्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्था हमारे सामने आ रही है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखें। आप एक चार्ट बना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब बात करते हैं अपन, ये हो गए उपभोक्ता मंच की बात हो गई। उपभोक्ता मंच के बाद 2 चीजें और आपके सामने आती है। एक तो केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण जो 2019 के अधिनियम के तहत उसका गठन हुआ है, और दूसरा उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है। ये 2 बातें आपके सामने सबसे बड़ी पेचीदी रही होगी, तो उसका भी अपन निराकरण करें। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। कई दोस्त उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता मंच दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों अलग हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो कार्य है वो कार्य केवल उपभोक्ताओं के साथ हो रहे शोषण की निगरानी करना, उपभोक्ता कानूनों की निगरानी करना, उसके अंदर संशोधन करना, समय समय पर उनके हितार्थ कार्य करना उपभोक्ताओं के। तो देखिएगा यहां पर हम बात करें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, सीधी सी बात है, ये परिषद कहां पर होगी, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगी दिल्ली के अंदर। दूसरी है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। सभी राज्य अपने अपने राज्यों में इसकी स्थापना किए हुए हैं, और अलग अलग डेट हम राजस्थान के संदर्भ में जो तारीख का ध्यान रखना है बात करेंगे, संरक्षण परिषद। इसके बाद हम बात करें जिला
उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अब देखना, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद और राज्य उपभोक्ता, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद आपने अभी क्या देखा, तो 24 दिसंबर को ज्ञानी जेल सिंह द्वारा 1986 में हमारा कोपरा बना, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना। लेकिन इस अधिनियम की वास्तविक परिणति जो हुई है वो इस परिषद के रूप में हुई, और इस परिषद के अंदर बात करें तो इसके परिषद की यहाँ पर स्थापना होती है नई दिल्ली में 1 अप्रैल 1987। तो साथियों 1 अप्रैल 1987 से संपूर्ण देश में लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो एक तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई, इस तारीख का आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर देखो इसका क्या काम है, इसका मोटे मोटे रूप में बताऊंगा मैं। हर चीज़ को आप यहाँ पर रटने जाओगे तो कोई सेंस नहीं है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या महत्वपूर्ण चीज़ है उसे देखें। अभी हमारी नियुक्ति कोई उपभोक्ता संरक्षण परिषद में नहीं हो रही है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो देखिएगा 1 अप्रैल 1987 के अंतर्गत पूरे देश के अंदर इसकी स्थापना हो रही है। 150 इसके सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से भी हैं, राज्यसभा से भी हैं, विभिन्न प्रतिनिधित्व यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो इसकी अपन बात करें, अब अपन बात करें कि राज्य उपभोक्ता मंच हम उपभोक्ता परिषद, राज्य उपभोक्ता परिषद की स्थापना राजस्थान की बात करें तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। साथियों एक डेट और आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है, 26 मई 1988। तो राजस्थान के लिए हम सभी को ये ध्यान रखना है कि 26 मई 1988 को राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना हुई, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 सही और वास्तविक अर्थों में हमारे यहाँ पर लागू कब होगा, 26 मई 1988 को होगा। और इसी तरीके से जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की भी स्थापना हो गई है। फिर से आप ध्यान लाएं कि इस उपभोक्ता संरक्षण परिषद की जो स्थापना हुई है वो उपभोक्ता से संबंधित कानूनों की निगरानी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखना और समय समय पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर कानूनों के अंदर संशोधन करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो आप समझ पाए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद अपन बात करते हैं 2019 के अंदर क्या संशोधन हुए हैं। 2019 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 आया है उसके अंदर क्या क्या संशोधन हुए, तो इसकी बात अपन करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अब 1986 नहीं कहलाएगा, अब कहलाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 19 कब, अगस्त 2019 को लागू होता है। अब बात करते हैं अपन कि इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि उपभोक्ता संरक्षण 1986 जो था वो किस मामले में कम था, किस लिए इसकी स्थापना की आवश्यकता हुई, इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता हुई। तो हम बात कर रहे हैं कि जब भी 1986 के अंदर ये कानून आए थे उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, अमेजन नहीं था, उस समय स्नैपडील नहीं था, उस समय विभिन्न प्रकार के ये ऑनलाइन जो भी व्यापार हैं वो नहीं होते थे। तो उसको इस दायरे के अंदर लाने के लिए इस अधिनियम को संशोधित किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, उसको अपन देखें। तो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर सबसे पहली बात तो ये रखी गई कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और ये प्राधिकरण का गठन जो किया जाएगा वो गठन केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण का गठन कहाँ पर, दिल्ली के अंदर सेंटर में, ठीक है ना, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष जो होंगे वो मुख्य आयुक्त होंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुख्य आयुक्त होंगे और इनके तत्वावधान में इस कानून को सबसे ज़्यादा यहाँ पर मजबूती मिलेगी, कानून सही अर्थों में वो लागू हो पाएगा। तो केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण क्यों स्थापित किया गया, जितने भी उपभोक्ता मंच हैं, चाहे वो जिला है, राज्य है या सेंटर का है, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच है, उन उपभोक्ता मंचों में नागरिकों की शिकायतें जो आ रही हैं क्या वो सही चल रही हैं, उनको देखना, उनका लेखा जोखा रखना, उन पर कोई ऐसा स्टेप लेना, ठीक है ना, अगर आवश्यक हो उनको, तो इस तरीके का कोई भी वो कदम उठा सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो इसके लिए ये एक
नियंत्रणकारी संस्था के रूप में केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण का गठन केंद्र लेवल पर यहाँ पर दिल्ली में किया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्य आयुक्त है। हम बात कर रहे थे कि केंद्रीय उपभोक्ता मंच जो है वो क्या करेगा कि निगरानी रखने का काम कर रहा है, सभी प्रकार का नियंत्रणकारी इसका काम हो जाएगा उपभोक्ता मंच पर। तो इसका एक ये नई चीज़ आई। इसके बाद हमारे यहाँ पर दो चीज़ें और नई आई है। एक तो बात कर रहे हैं कि इसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापारिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। व्यापारिक गतिविधियों को शामिल किया गया है, एक ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण। और जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना था वो ये था कि शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट आ गया कि ये लगा दो और आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, और है वो भी नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रॉड होता है उस फ्रॉड के लिए आप यहाँ पर इस अधिनियम के तहत लाने काफ़ी ज़रूरी था, और वो है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जितने भी विज्ञापन हैं उस विज्ञापन, यानी कि उसको मैं एक शब्द सही शब्दों में यहाँ पर अपन ढालें तो जितने भी भ्रामक विज्ञापन हैं उन भ्रामक विज्ञापनों पर ये अधिनियम काम करेगा। तो इस तरीके से भ्रामक विज्ञापनों पर यहाँ रोक लगाना, उसको रोकना सबसे बड़ी चुनौती थी, यानी कि टीवी एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा ये बताए जा रहे थे भ्रामक विज्ञापन। तो इन विज्ञापनों पर रोक लगाना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया। तो इस तरीके से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी हमारे यहाँ पर लागू हुआ, जिसके अंदर 1986 की कमियों और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यकता थी उसको इसने पूरा किया। तो साथियों, इस तरीके से उपभोक्ता संरक्षण संबंधित, यानी कि उपभोक्ता टॉपिक जो आपका रीड लेवल 2 और रीड लेवल 1 दोनों में दिया गया है, कंप्लीट होता है। आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इनके प्रश्नों को आप बारी बारी से अभ्यास करें, निश्चित ही आपकी मार्किंग प्लस होगी। धन्यवाद।